हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की एक और मेथड की, जो है इनकम मेथड। तो लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड समझी थी उसके प्रिकॉशंस के साथ में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेथड को समझने के लिए हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले उस मेथड का मीनिंग, दूसरा उसका फॉर्मूला और तीसरा उसके प्रिकॉशंस। तो स्टार्ट करते हैं उसी लर्निंग के साथ में इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या होती है और इम्पोर्टेंटली इससे कौन सा एग्रीगेट मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इनकम हमें 3 जगहों से जनरेट होती है। ये आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए। कहाँ से जनरेट होती है? एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला याद करने में कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करेगा। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। हमारे एम्प्लॉयर हमें क्या देते हैं? कॉम्पनसेशन। अगर हम बिजनेस में हैं तो हम बिजनेस ऑपरेशंस कैरी ऑन करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हम बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं ना। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, राइट। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो हमने प्रोफेशनल्स के लिए क्या करा? अलग अलग हेड नहीं बनाया, हमने उनके लिए एक ही हेड बना दिया जिसका नाम हमने क्या दे दिया? मिक्स्ड इनकम। समझ आया क्या हो रहा है? हमें कहाँ कहाँ से इनकम मिल रही है बेटा? पहली मिली एम्प्लॉयमेंट से। जो एम्प्लॉयमेंट से मिली उसका नाम क्या है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी मिलेगा आपको। दूसरा आपको कहाँ से मिली? बिजनेस से। बिजनेस से जो मिली उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। या फिर आपको इनकम कहाँ से मिली है? प्रोफेशन से। प्रोफेशन से मिली उसका नाम क्या है? मिक्स्ड इनकम। अब जब हम इन तीनों इनकम को जोड़ देंगे तो हमें एक एग्रीगेट मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, तीनों मेथड में से किसी से भी हमको नेशनल इनकम नहीं मिलती है। तो इससे इनकम तो मिलेगी, लेकिन अगर नेशनल इनकम नहीं मिल रही तो कौन सी इनकम मिलेगी? इससे हमको मिलेगी डोमेस्टिक इनकम, राइट। तो हमें मिल रही है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन इस डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट कौन सा है? तो इसका एग्रीगेट है NDPFC। देखो, इसको याद कर लेते हैं एक लॉजिक लगा करके। हमने पिछली मेथड में पढ़ा था वैल्यू एडेड में कि गुड्स की बात हो रही थी तो जीडीपी मिला था, और गुड्स की बात हो रही थी तो मार्केट प्राइस पे मिल रहा था। अब यहाँ ना गुड्स की बात हो रही है तो ना गुड्स है, तो जीडीपी नहीं है तो एनडीपी हो गया। क्योंकि गुड्स नहीं है तो मार्केट प्राइस भी नहीं है तो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये लॉजिक मैं आपको सिखा रही हूँ याद रखने के लिए। सो इससे आपको क्या मिला? NDPFC। अब ये नाम तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, हम फॉर्मूले को थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प कर लेते। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, COE प्लस OS प्लस MI इज इक्वल टू NDPFC, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? राइट। तो ये मेरे लिए शॉर्ट हो गया। अब समझते हैं कि मिल क्या रहा है ना। तो हुआ क्या है बेटा, जब कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है तो उसे कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट हो रही है। तो उसे एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है? अब हम इसको लाइन से समझते हैं। उसे मिल रहा है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, ये काय में मिल सकता है? इन कैश मिल सकता है या फिर इन काइंड मिल सकता है। ठीक है, काइंड मतलब पैसा नहीं मिल करके कोई सामान मिल रहा है। दूसरा उसको क्या मिल सकता है? बोनस, राइट। तीसरा उसको क्या मिल सकता है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर YER, ये R मैं अलग कलर से बनाती हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि हमें याद होना चाहिए हमारा एम्प्लॉयर या तो हमारे PF में या PPF में या ग्रेचुटी में या और किसी स्कीम में हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो भाई, हमारी इनकम तो तब हुई जब कोई और हमें दे रहा है ना। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर के बदले लिखा होता कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, तो ये तो मैं खुद ही कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जब मैं खुद कर रही हूँ तो मेरी इनकम नहीं है ना ये, इसीलिए मुझे किसका कंट्रीब्यूशन लेना है बेटा? एम्प्लॉयर का। ठीक है, और चौथा, अब देखो इसमें भी लॉजिक लगा लो। जब तक मैं काम कर रही थी मुझे क्या मिला? वेजेस एंड सैलरी मिल गया, बोनस मिल गया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मिला। अब मैं रिटायर हो गई भाई,
तो अब मुझे मेरा एम्प्लॉयर क्या देगा, रिटायरमेंट पेंशन। क्या ये सारी इनकम्स फैक्टर इनकम है? जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्टर इनकम है। ये पेंशन भी फैक्टर इनकम है। तो क्या कोई पेंशन ट्रांसफर इनकम हो सकती है? हो सकती है, ओल्ड एज पेंशन, राइट। तो क्राइटेरिया क्या है ये ध्यान रखना है। तो सीओई में कितनी बातें आ गई बेटा? 4 चीजें आ गई। अब बढ़ते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस से इनकम मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और चौथा प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली इनकम है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो मैं अगर कहूं तो ये मेरा छोटा सा पिज्जा है, तो इस पिज्जा के कितने हिस्से हैं? 3, 1 2 3। तो इसके 3 हिस्सों में पहला क्या है? पहला है कॉर्पोरेट डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा है कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। अब कॉर्पोरेट सेविंग्स को और भी 2 नामों से बुलाते हैं, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये प्रॉफिट के 3 हिस्से डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को नेशनल इनकम में प्रॉफिट का अमाउंट जोड़ना है, ठीक है भाई, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, आपने बोला प्रॉफिट बताओ, तो शीतल आप प्रॉफिट बताओ। तो मैंने कहा अरे भाई मेरा प्रॉफिट के तो 3 टुकड़े हो गए, एक तो मैंने सरकार को दे दिया टैक्स के नाम पे, एक मैंने शेयर होल्डर को दे दिया डिविडेंड के नाम पे, और एक मेरे पास रखा हुआ है मैंने सेव करके। तो मैं क्या करूंगी, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया और मेरे पास कितना है, तीनों को मिला करके मैंने आपको कौन सा अमाउंट दे दिया? प्रॉफिट का, राइट। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट हमें 3 जगह से इकट्ठा करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी इनकम्स आ गई? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने हिस्सों में डिवाइडेड है आपका? 3 हिस्सों में। आप इन तीनों को जोड़कर फिर प्रॉफिट निकालेंगे। अब आ जाते हैं मिक्स्ड इनकम में। तो मिक्स्ड इनकम में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया हुआ होगा। मान लेते हैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि जहां मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? तो बेटा हम कभी भी 0 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? निल। कोई भी वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको निल लिखना है, आप कभी भी 0 नहीं लिखेंगे। अब जब मेरे पास में ये तीनों फिगर्स आ जाते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, और इन तीनों को मैं जोड़ देती हूँ, तो मुझे क्या मिला है? एनडीपीएफसी। लेकिन ये तो मेरी नेशनल इनकम नहीं है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हमारा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? 2 स्टेप क्वेश्चन है। पहले स्टेप में मैंने क्या निकाला बेटा? एनडीपीएफसी। दूसरे स्टेप में मैं एनडीपीएफसी से कहां पर जाऊंगी? एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी मेरी डोमेस्टिक इनकम है, एनएनपीएफसी मेरी नेशनल इनकम है। अब मैंने आपको ये एक एडजस्टमेंट्स करना भी सिखाए थे, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर कैसे जाना है। तो देखते हैं कैसे जाएं। नेट से नेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है एनएफआईए का, और मैं डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जा सकती हूँ? नेशनल इनकम पे। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कैलकुलेट कर लिया? नेशनल इनकम। कौन सी मेथड से? इनकम मेथड से। अब मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे इसको प्रिकॉशंस को भी देख लेना चाहिए। तो मेरे पास में कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो क्या बोलते हैं? जब आप नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे इलीगल एक्टिविटीज से होने वाली कोई भी इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगी, जैसे स्मगलिंग है, थेफ्ट है, गैम्बलिंग वगैरह है, नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन करा है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हमने समझा था ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग था, हमने खुद प्रोडक्शन करा, हमने वहाँ सर्विसेज दी है, प्रोडक्शन हुआ है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमने वो प्रोडक्शन नहीं करा होता तो हम मार्केट से कहीं से वो चीजें खरीदते,
ओके ब्रोकरेज अगर हुआ है सेकेंड हैंड, आपने कोई भी चीज परचेज करी है या शेयर्स और बॉन्ड्स परचेज करे हैं, तो वो इनकम इंक्लूड होगी। हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था क्यों होगी, क्योंकि वो पहली बार अराइज हुई है, ठीक है। और शेयर्स और बॉन्ड्स तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होते। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, है ना, हमारा वो बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के मिल गया कुछ, लॉटरी लग गई हमारी, तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं है ना, लॉटरी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। जैसे स्मगलिंग है, थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, हम नहीं ना चाहते कि इकोनॉमी में लोग ऐसे पैसा कमाएं, राइट, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। एट द सेम टाइम कोई ट्रांसफर अर्निंग है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, देखो अभी हमने बात करी थी ओल्ड एज पेंशन की, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है, कोई पॉकेट एक्सपेंसेस है, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो मोटे तौर पर अगर हम ध्यान दें तो हम बेसिकली किनको इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम्स को, यानी वो इनकम्स जिनके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो आपने सर्विसेज दी तो आपको इनकम अराइज हुई। तो ये थे हमारी सिंपल सी इनकम मेथड और उसके प्रिकॉशंस। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू सो मच।